गुड आफ्टरनून। देखो, इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में क्या बताया था, जैसे ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और इसके बीच का सेपरेशन क्या है, R है। तो इस केस में ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता था वो क्या होता था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/R²। ये कुछ ऐसा होता था। इसी को ऐसे लिख देते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2/R²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/√ER इंटू R का होल स्क्वायर। सेम ही आएगा यार ये। इसकी मीनिंग क्या होगी कि कोई मीडियम है, एक मान लीजिए ये एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER है। ER क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मीडियम है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ER। और यहाँ पे चार्ज रख दिया Q1 और यहाँ पे चार्ज रख दिया Q2 और इसका सेपरेशन R है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ही चल। इसका मतलब क्या करोगे, आप इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, इस मीडियम को आप किसमें चेंज कर सकते हैं? वैक्यूम में। इस मीडियम को किसमें चेंज कर दिया? वैक्यूम में। चार्ज वही रहेगा बट सेपरेशन चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट ER इंटू R। ये हो जाएगा अभी सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फोर्स यही आएगा ना, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER Q1 Q2/R। यहाँ पे फोर्स क्या लिखोगे? यहाँ पे भी फोर्स वही लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/ER इंटू R का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम हो गया। मतलब क्या है कि अगर आप इस मीडियम को वैक्यूम में चेंज करना चाहते हैं तो ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ और यहाँ पे सेम कब होगा? जब आप इसके सेपरेशन को चेंज कर देंगे। पहले इसका सेपरेशन R था तो अभी सेपरेशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ER इंटू R। तो आप कोई भी मीडियम को आप वैक्यूम में चेंज कर सकते हैं। किसी भी मीडियम को आप किस में चेंज कर सकते हैं? वैक्यूम में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ उस मीडियम का में जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा, अभी चार्ज के बीच का डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 R है, तो वैक्यूम में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ER इंटू R। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा और यहाँ पे जो फोर्स होगा, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम। कुछ आई बात समझ में? क्या तो आप क्या कर सकते हैं, एक मीडियम को वैक्यूम में चेंज कर सकते हैं। एक मीडियम को आप क्या कर सकते हैं? एक वैक्यूम में चेंज कर सकते हैं। वेयर ER जो है, यहाँ पे जो ER लिखा है, वेयर ER क्या है? इस मीडियम को आपने चेंज किया वैक्यूम में, तो इसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे फोर्स सेम होना चाहिए ना यार। चेंज करने का क्या मतलब? आप इस मीडियम को वैक्यूम में चेंज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो चार्ज है Q1 एंड Q2, इसके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, यहाँ पे भी वही फोर्स लगना चाहिए। यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो फोर्स सेम होना है तो इसके सेपरेशन को चेंज करना पड़ेगा। कितने से? तो ये R है तो ये अंडर रूट ER इंटू R से चेंज, तभी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सेम। वरना ये दोनों फोर्स सेम नहीं होगा। सेम नहीं होगा तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो किसी भी मीडियम को अगर वैक्यूम में चेंज करना है तो सेपरेशन को चेंज कर दीजिए। फोर्स का इक्वेशन आपको पता है, 1/4 इंटू Q2 जो भी सेपरेशन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे चार्ज Q है
और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे इन्फिनिटी तक ये पूरा एक ही मीडियम है, और यहाँ पे वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, और ये जो मीडियम है इन्फिनिटी तक है, ये जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी आर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है यार, इस इतने हाफ पार्ट में क्या है, एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी आर है, हाफ पार्ट में वैक्यूम है, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे है, तो आपको बताना है फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। फाइंड द फोर्स between two charges. Find the force between two charges. Yeah, find the force acting on your charge. पहले इसको कॉपी कर लो, फिर उसका आंसर। आंसर कितना आएगा इसका? थोड़ा फास्ट नोट करो यार। चार्ज यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है, हाफ में एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, सेपरेशन आर है, जिसका रिफ्रैक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर है, ये भी आर है, बट ये वैक्यूम। पहले वैक्यूम होता था या सिर्फ मीडियम होता था? क्या होता था पहले? वैक्यूम होता था या मीडियम होता था? अभी मीडियम भी है और वैक्यूम भी है। तो ऐसे केस में कैसे सॉल्व करेंगे? तो पूरे को वैक्यूम बना लेंगे, वैक्यूम तो वैक्यूम है ये ऑलरेडी, इसको भी वैक्यूम बना लेंगे। तो जब इसको वैक्यूम बनाएंगे तो इसके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा? अंडर रूट ई आर इंटू आर हो जाएगा, और ये आपका आर है। अभी ये पूरा वैक्यूम बन चुका है, ये भी वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम है। अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं, अब तो सॉल्व कर ही सकते हैं। फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बाय जो भी सेपरेशन है कितना है अंडर रूट ई आर प्लस आर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर कॉमन लेके स्क्वायर हो जाएगा इंटू अंडर रूट ई आर प्लस ओमेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? क्या करना है, जहां पे वो आ जाएगा उसके डिस्टेंस को चेंज करना, उसके डिस्टेंस को चेंज करना। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वैसा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड EF और E। तो वही कोई सोर्स चार्ज होगा, उसके सराउंडिंग में एक रीजन जनरेट होगा, प्रोड्यूस करेगा वो सोर्स चार्ज। कोई दूसरा चार्ज अगर उस रीजन में आएगा तो उसको फोर्स लगेगा। मेरे साथ में कॉपी करने चलिए इन सबको, ठीक है? इसको कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लो इसको, उसके बाद ये साथ में कॉपी कर दीजिए। टाइम नहीं दूंगा कॉपी करने का, इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी आएगा पॉइंट एकदम नोट करते चलिए साथ में। डन, लिखेंगे साथ में कॉपी कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around a source charge, around a source charge in which in which its influence in which its influence can be felt by another charged particle, that is when another charged particle जिसको टेस्ट चार्ज बोलते थे अपन, enters into this region, it experiences electric force या electrostatic force। डन, साथ में ही कॉपी करना है यार, ठीक है? ये सब ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं।
ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में कॉपी करो, ये स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, एट एनी पॉइंट is defined as the electrostatic force per unit charge, है ना, electrostatic force per unit charge। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज Q है और एक ये सोर्स चार्ज है, मुझे इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, सोर्स चार्ज है, इसी की वजह से मुझे क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक चार्ज लाएंगे Q नॉट, कैसा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, कैसा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, यहाँ पे फाइंड कर। तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इस साइड F, तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे आप, K Q नॉट बाय R स्क्वायर। तो फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, ये चार्ज Q, सोर्स चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस R। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन Q नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यार, K Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू Q नॉट गया, क्या गया इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q नॉट बाय R स्क्वायर, पहले क्या होता था GM बाय R स्क्वायर, ये G ये M ये R स्क्वायर, यही होता था। मतलब अगर मुझे कहीं पे फील्ड फाइंड करनी है, सपोज यहाँ पे फील्ड दी हुई है E, यहाँ पे फील्ड क्या 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 गिवन है, E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल है, हर जगह पे मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q, इस पे फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई, इस पे फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो F और E पैरेलल होगा, F और E क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर यही ये चार्ज नेगेटिव होता, मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू इंटू ई, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी पैरेलल, बट अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फील्ड एंड फोर्स वुड बी एंटी पैरेलल, फील्ड और फोर्स क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स, चार्ज नेगेटिव है जिस डायरेक्शन में फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर लिया कि, अजम्पशन ऐसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे चार्ज क्यू रख दिया तो उस पे फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, तो फोर्स को क्या लिखोगे, क्यू इंटू ई। अब देखो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो F और E पैरेलल होगा, F इज पैरेलल टू E, if Q is positive then F would be parallel to E, electrostatic force would be parallel to electric field। बट अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो F इक्वल्स टू माइनस क्यू, वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, F इक्वल्स टू माइनस क्यू, मतलब F इज एंटी पैरेलल टू E। चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स और फील्ड एंटी पैरेलल होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स और फील्ड पैरेलल होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो जिस डायरेक्शन में फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। फील्ड ऐसे ही ड्रॉ किया, बताता हूँ क्या आएगा, रेडियली इनवर्ड्स आउटवर्ड्स क्या आएगा वो सब आएगा। ये तो ऐसे फोर्स और फील्ड का मैं ये बता रहा हूँ कि पैरेलल एंटी पैरेलल। डन।
अगर ये चार्ज क्यू है तो आर डिस्टेंस पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस क्यू होगा तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन इनवर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये इसी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, ये इसी डायरेक्शन में क्यों आ रहा है? नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्स। रेडियली इनवर्स, यस। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्यू नॉट को लिया यहाँ पे, अगर आपने क्यू नॉट लिया होता, जैसे यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव ले रहे हो? अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि देखो, तुमको अगर आइडेंटिफाई करना है फोर्स या चार्ज, तो क्या होना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स से ही ये इलेक्ट्रिसिटी को आप, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर को फाइंड कर सकते हो, या आप बता सकते हो कि ये चार्ज कैसा है, किससे? रिपल्सिव फोर्स से, अट्रैक्टिव फोर्स से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो इसमें चार्ज है, जैसे कॉम किया, और यहाँ पे एक पेपर रख लिया, तो पेपर को ये अट्रैक्ट कर रहा है ना। पेपर पे कोई चार्ज था क्या? पेपर पे कोई चार्ज है क्या? अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? अरे कुछ बात आ रही है समझ में? तो जब भी आपको टेस्ट करना होता है तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन को टेस्ट करते हैं, अट्रैक्शन को नहीं। किसको? रिपल्सिव फोर्स। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले लिया, वो अगर किसी को बोला लेना है नेगेटिव, नेगेटिव भी ले सकता है, बट हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव से भी चेक करोगे तो तुमको डायरेक्शन यही आएगा। देखो, किसी ने पॉजिटिव ले लिया, ये क्यू प्लस क्यू, ये भी क्यू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ फील्ड होगी, फोर्स भी आएगा। ये बताइए, अगर ये प्लस क्यू लिया तो इसकी वजह से फोर्स, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं इस पे फोर्स की बात करूं तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है? इस डायरेक्शन में होता। अगर मैंने क्यू नॉट ले लिया, प्लस क्यू है, प्लस क्यू नॉट लिया, तो फोर्स ऐसा होगा। मुझे इसकी वजह से फील्ड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक फील्ड रही होगी। अब ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगी, इसी डायरेक्शन में होगी फील्ड। चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि इस पे फोर्स देख रहे हैं। ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फील्ड भी उसी डायरेक्शन। ये चार्ज नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट ले लिया, प्लस क्यू नॉट ले लिया, तो यहाँ पे देखिए फोर्स किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में। अब बताइए चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड, उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब फील्ड इस डायरेक्शन में। इसीलिए नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड्स, पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड्स। लेकिन ग्रेविटेशन में क्या होता था? सिर्फ इनवर्ड्स ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर ओनली। बट यहाँ पे जो ये फोर्स है, हाँ यूनिडायरेक्शन, यहाँ पे जो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। इसीलिए फील्ड का डायरेक्शन दोनों हो सकता है, इनवर्ड्स भी होगा और आउटवर्ड्स भी। इनवर्ड्स भी होगा और आउटवर्ड्स। क्लियर है? अब कुछ एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो समझ लेते हैं एक बार।
इसको कॉपी कर लो पहले, दो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक मैं करता हूँ, एक तुम करता हो, ठीक है। देखते हैं कितना समझ में आया क्या है। ये ऐसा दिया हुआ है, ये y है, ये x है। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया q, इसका कोऑर्डिनेट है -a0। एक यहाँ पे चार्ज रख दिया q, इसका कोऑर्डिनेट है a0, ठीक है। पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज फिक्स्ड है, ये दोनों क्या कर दिया, फिक्स्ड। फिक्स्ड ही होगा जब तक, अगर मोशन में होगा तो वो गिवन होगा, है ना, वरना फिक्स्ड ही अज्यूम कर रहे हैं अपने को इस चैप्टर में। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। ड्रॉ क्या करना है, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेरिएशन in the variation of electric field on the x-axis. Second, plot the variation of electric field on the y-axis. कॉपी कर लो, इसको मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है। डन। मैंने कॉपी कर लिया इसको, देखिए x के साथ देख रहे हैं, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, सेपरेशन ये भी a है और ये भी है, ये डिस्टेंस क्या है, a है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी a है। जब भी ड्रॉ करना है इसको मैं रीजन में डिवाइड कर देता हूँ, उससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। x के साथ देखना है मतलब इस लाइन पे देखना है, y के साथ देखना है मतलब इस लाइन पे देखना है। इसको मैं बोल देता हूँ रीजन, ये रीजन 2 हो जाएगा, ये रीजन 3, ये रीजन 4। कोई भी इस पॉइंट की बात करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ये हो गया ना यार, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसलिए क्या कि तुमको समझ में, है ना, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। देखो मैं कहीं यहाँ पे फाइंड करूंगा, इसके इस साइड फाइंड करूंगा, कहीं यहाँ पे,
इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन E1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में। यहां से इस साइड कहीं पे भी फील्ड फाइंड करोगे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस साइड फील्ड ऐसी होगी, ई नेट का डायरेक्शन ऐसा होगा। और इन्फिनिटी पे फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। इन्फिनिटी पे फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, जब इस पॉइंट पे आएंगे, जब इस पॉइंट के आसपास आओगे, इसके लिए चार्ज 1 के लिए, when r is tending to zero, when r is tending to zero, E is tending to infinity. जब r जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अरे पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r²। जब r इन्फिनिटी को, r जीरो को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो इसके आसपास जो फील्ड होगी वो होगी इन्फिनिटी। इसके आसपास जो फील्ड होगी वो क्या होगी? व्हेन r is tending to zero, E is tending to infinity, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ इस वाले रीजन में देख लो, यहाँ की बात कर लेते, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड इस साइड, ये भी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड इस साइड। बट इस वाले रीजन में क्या है? क्या अभी ये बताओ मुझे ये बताओ, किसकी बात कर रहे हैं? प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज? कौन सा चार्ज है? दोनों प्लस। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में आएगा। इनवर्ट्स कहाँ जा रहा है यहाँ पे फील्ड? यार इस लाइन एक्स एक्सिस पे देखना है ना, किसका ग्राफ ड्रॉ करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके साथ? एक्स के साथ। तो एक्स डिस्टेंस देखोगे ना यार, जेड के साथ थोड़ी फाइंड करना है, एक्स के साथ देखना है। तो इस एक्सिस पे, इसी एक्सिस पे देखिए, एक्स पे। तो मैं इस रीजन में डिवाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में है, वरना मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर दूंगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। तो इसके इस साइड देखिए, कोई भी पॉइंट लो, इस पॉइंट पे लोगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो यहां से इस पॉइंट से इस साइड जब आप आएंगे तो फील्ड का डायरेक्शन, ई नेट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इसी साइड होगा। और जब इन्फिनिटी पे, व्हेन r is tending to infinity, इस साइड फील्ड जीरो हो जाएगी। फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है इस रीजन में? रीजन 1 में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी को कोई डाउट है? ये बताओ भाई। जब इस पॉइंट व्हेन r is tending to zero, जब r जीरो को टेंड कर रहा है, व्हेन r is tending to zero, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब r की वैल्यू इस चार्ज के लिए, क्योंकि जब इसके इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी पे जीरो था, फिर आ रहा है तो इस साइड फील्ड आ रहा है। जब यहाँ पे आएंगे व्हेन r is tending to zero, इसके लिए, तो इसकी फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगी और इसकी कुछ फील्ड आएगी, बट इन्फिनिटी प्लस समथिंग, इन्फिनिटी प्लस सम फाइनाइट वैल्यू, इन्फिनिटी होगा। मतलब इसके आसपास जो फील्ड होगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इतना क्लियर है? अब इस वाले रीजन यहां से यहां तक, यहाँ पे जो फील्ड होगा इसकी वजह से राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स। बट इस वाले रीजन में देखो, ये भी kq/r² होगा, ये भी kq/r² होगा, बट इसका जो डिस्टेंस होगा इस वाले डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। इसका डिस्टेंस कम होगा और इसका डिस्टेंस जो है इससे ग्रेटर है, मतलब E2 की जो वैल्यू होगी लेस देन E1 होगी, मतलब E1 डोमिनेट करेगा इस रीजन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। क्लियर है? यहां से यहां तक की जो फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी। जब ये यहां पे आएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, तो इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों का डिस्टेंस सेम है,
इसका सेपरेशन, यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस सेम है, मतलब इस पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? अब इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसकी वजह से फील्ड इस साइड, इसकी वजह से फील्ड इस साइड, बट ये वाला डिस्टेंस कम है, इसका मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1, तो नेट फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन। फिर जब यहाँ पे इसके आसपास आएगा, इस चार्ज, सेकेंड चार्ज के आसपास आएगा, मतलब व्हेन r इज टेंडिंग टू 0, E की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, E इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इसके आसपास। फिर जब आप यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, इस साइड कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, तो इसकी वजह से फील्ड इस साइड और इसकी वजह से भी फील्ड इस साइड, कहीं पे भी फाइंड करोगे फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, बट इन्फिनिटी पे फील्ड 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी पे फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? तो अब इन्फिनिटी पे फील्ड 0 हो जा रहा है, तो अभी क्या होगा? अब ड्रॉ करो, अब इसको ड्रॉ कीजिए, अब इसको ड्रॉ कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। ये x है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस साइड लिख देता हूं, इस साइड पॉजिटिव फील्ड होगी, इस साइड नेगेटिव होगी फील्ड, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। अब ये बताओ इस रीजन में फील्ड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? इस रीजन में, यहां से स्टार्ट करते, इस रीजन में फील्ड पॉजिटिव है। अच्छा, फील्ड पॉजिटिव है, बट व्हेन x is tending to infinity, E is tending to 0, 0 को अप्रोच करेगा, और यहां पे जब आएगा तो फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, आर स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हमेशा होगा ना, तो E इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ जो भी आएगा, जब भी ग्राफ आएगा तो इसी टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का ग्राफ आएगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब इस वाले रीजन में आते हैं, इसमें फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, फील्ड है नेगेटिव, फील्ड क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगी, 0, तो इसका मतलब है इससे तो क्रॉस करेगा ये, या टच करेगा इसको। इस रीजन में फील्ड है, नेगेटिव है, मतलब इस साइड बनेगा ग्राफ। अच्छा, इसके आसपास फील्ड क्या है, इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड दिखा, नेगेटिव इन्फिनिटी इस साइड दिखेगा, नेगेटिव है, ग्राफ ऐसा है। इस वाले रीजन में ग्राफ क्या है, पॉजिटिव, यहां पे 0, यहां पे इन्फिनिटी, ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा है। इस वाले रीजन में ग्राफ नेगेटिव, फिर जब x इस साइड इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फील्ड 0 हो जाएगी, और यहाँ पे फील्ड क्या है, इन्फिनिटी है, यहाँ पे फील्ड इन्फिनिटी है, और इस साइड नेगेटिव है, 0 को अप्रोच करेगा तो ऐसा 0 को अप्रोच करेगा, ग्राफ ऐसा है। किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताओ। ग्राफ जब भी होगा ई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट इसी टाइप का आएगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का दिखेगा आपको, उसी टाइप का दिखेगा। अब ये बताओ, इसको रीजन में डिवाइड करने से इस ग्राफ को जब आप ड्रॉ करोगे, तो आपको पहले जो मेथड यूज करते हैं, आप ऐसे नॉर्मली रीजन में डिवाइड करके नहीं सॉल्व करते, और रीजन में डिवाइड करके सॉल्व करते, तो इसमें आपको ज्यादा इजी लगेगा। रीजन में डिवाइड कर रहे हो, अलग अलग पार्ट को सेपरेट करके ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? ड्रॉ कर लीजिए।
डन। क्या सेकेंड टर्म? यहां से इस साइड फील्ड क्या है? पॉजिटिव। इन्फिनिटी पे क्या होगा? जीरो। यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ग्राफ का जब भी आएगा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो ई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट ही रहेगा, क्यू तो दिया हुआ है। मतलब ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है और इस साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव है तो ग्राफ इस साइड बनेगा। तो इस वाले पार्ट में, इस पोर्शन में, यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे जीरो है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ग्राफ ऐसा, ग्राफ ऐसा। इस वाले रीजन में ग्राफ नेगेटिव है, इस साइड ग्राफ। यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो इन्फिनिटी तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो इसके बिलो बनेगा ग्राफ। इस वाले रीजन में इसके बिलो ग्राफ बनेगा जीरो, ऐसा। फिर बाकी तो हो जाए। वाई के साथ देख लेते हैं अपन। क्लियर? अब वाई के साथ ड्रॉ कर, देखो वाई के साथ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे क्यू है, ये क्यू है, कोई भी एक डिस्टेंस वाई कंसिडर किया, तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इस साइड। ये y है, ये a है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ये भी उतना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा, ये E1 बोल दीजिए, ये E2, इसका जो कंपोनेंट होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जितना ये आएगा उतना ये आएगा, दोनों का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू तो सेम होगी ना यार E1 E2 की। E1 इक्वल्स टू E2 कितना होगा वैल्यू? k क्यू बाय दिस स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। अगर आप किसी को थीटा मान लीजिए, सपोज इसको आपने थीटा ले लिया है, इसको आपने थीटा ले लिया है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ये ई साइन थीटा हो जाएगा। E1 कॉस थीटा, ये E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 साइन थीटा आ जाएगा। तो ये वाला तो कैंसल आउट हो गया, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जब आएगा तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, फील्ड जीरो हो जाएगा यहाँ। सेम ऐसा ही आप वाई डिस्टेंस इस साइड लो, इसकी वजह से फील्ड इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, तो इन दोनों का नेट फील्ड जो आएगा फिर से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। एक बार इस फील्ड को फाइंड कर लीजिए, वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा, क्योंकि अभी ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। तो ई नेट जो आएगा वो आएगा E1 प्लस E2 इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों तो सेम है, तो ये 2E1 लिख देता हूँ इंटू साइन थीटा। तो 2E1 की वैल्यू क्या है? k क्यू बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन थीटा क्या आ जाएगा? तो दिस अपॉन दिस, y बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये क्या आ रहा है? 2k⁴y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इसका ग्राफ कैसे लिखेंगे? ये E है और ये Y है, Y पॉजिटिव इस साइड है, Y नेगेटिव इस साइड है। मतलब इस साइड जब Y पॉजिटिव है तो फील्ड भी पॉजिटिव है, जब Y पॉजिटिव है तो फील्ड भी पॉजिटिव है। जब Y जीरो है तो फील्ड जीरो है, जब Y नेगेटिव है तो फील्ड नेगेटिव। मतलब जब फील्ड पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ इस साइड आएगा, जब Y नेगेटिव होगा तो फील्ड नेगेटिव है, इस साइड आएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आया है, इसका ग्राफ कभी ड्रॉ किया है? ऐसा एक्सप्रेशन कभी देखा है? 2k⁴y बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2। इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी अपन ने पढ़ा है क्या? ऐसा एक्सप्रेशन कभी? रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ग्राफ कैसा होता था? याद है? पॉजिटिव यहाँ पे है इसलिए ग्राफ इस साइड होता था, ऐसा ग्राफ।
इसका ग्राफ ऐसा। मैक्सिमम फाइंड भी कर सकते, कहां पे फील्ड मैक्सिमम होगी, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी a/√2 और यहाँ पे -a/√2। कॉपी कर लीजिए। कौन सा थीटा? ये थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। वही बता रहा हूं, ये थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन होगी। ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दोनों इक्वल होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा, वही है, सही। एक और ग्राफ देख लेते हैं अपन, थोड़ा फास्ट करो ना। डन। नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि ऐसा कुछ आपको दिख जाए ना, उसका ग्राफ ऐसा होता है, बस ये चीज क्लिक होनी चाहिए। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं। वो इसलिए अगर मैं डायरेक्ट ऐसा ग्राफ बना देता तो फिर वो चीजें क्लिक नहीं होती तुमको, कह रहे सर ये ग्राफ कैसे बन गया, तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्व किया और मुझे ये आ गया। तो ये तो पहले किया है कि ऐसा होता है तो ग्राफ ऐसा बन जाता है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। बट ये होना चाहिए कि अगर y बाय समथिंग y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2 है, या x बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2 है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब एक नेगेटिव वाला है ना, आप एक नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन वहां पे क्यों नहीं किया, ऐसा तो वहां पे ड्रॉ नहीं किया था आपने, क्योंकि वहां पे सिर्फ मास जो होता पॉजिटिव ही होता, मास नेगेटिव होता ही नहीं।
तो कुछ वेरिएशन सिर्फ पॉजिटिव का ही देखते, नेगेटिव का कुछ देखते ही नहीं, इसीलिए वहां पे इसको नहीं किया। यहाँ पे चार्ज तो नेगेटिव भी होगा और चार्ज पॉजिटिव भी होगा। ये है, सिर्फ एक्स के साथ बना लो, वाई के साथ तो आ जाएगा आपसे। एक्स के साथ बनाइए आप, ड्रॉ ई एक्स ग्राफ। ई वाई खुद से है ना, स्पेस थोड़ा छोड़ देना, ई वाई ड्रॉ करिए, ठीक है। मैं ई एक्स ड्रॉ कर, ई एक्स भी कर लो यार, ई एक्स ई वाई ग्राफ देख लेते हैं। हाँ, लास्ट से लास्ट में दोनों प्लस था, यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस, यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस। देख लीजिए, ई एक्स का ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ई एक्स। यस, इसलिए बताया जा रहा है एग्जाम में आ सकता है। ई एक्स देख लेते हैं अपन, वाई एक्स, फिर से रीजन में डिवाइड कर देता हूं मैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, रीजन 1 2 3 4। यहाँ पे देखो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। नेगेटिव की वजह से यहाँ पे फाइंड करोगे फील्ड ऐसी आएगी, पॉजिटिव की वजह से फाइंड करेंगे ऐसी आएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डिस्टेंस ग्रेटर है तो फील्ड स्मॉलर होगी, इसका डिस्टेंस स्मॉलर है तो फील्ड ग्रेटर होगा। मतलब E1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी E2 से, तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब जब यहाँ पे R 0 को अप्रोच करेगा तो इसके आसपास जो फील्ड होगी वो इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। यहाँ पे देख लो, इसकी वजह से फील्ड इस साइड और इसकी वजह से फील्ड इस साइड, दोनों की वजह से सेम है तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे भी फील्ड देखो, दोनों की वजह से इसी साइड होगी। यहाँ पे भी फील्ड देखो, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो इस पूरे रीजन में फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी और जीरो नहीं होगा। यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं है। यहाँ पे जब आएगा तो फील्ड इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो इस नेगेटिव की वजह से फील्ड इस साइड E1, इस पॉजिटिव की वजह से इस साइड, बट E2 का डिस्टेंस कम है तो E2 इज ग्रेटर देन E1, तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन, नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। और यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं होगी, यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं है, इस पूरे रीजन में नेगेटिव है, इस पूरे रीजन में फील्ड क्या है? नेगेटिव। ड्रॉ कर लो ई एक्स, यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव है, यहाँ पे फील्ड क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव है, यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो फिर से ऐसा ग्राफ आएगा, फिर से ऐसा है। यहाँ पे क्या होगा? इस पूरे रीजन में फील्ड नेगेटिव है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, इस वाले रीजन में भी फील्ड पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, कुछ ऐसा है। क्लियर है क्या? कॉपी कर लीजिए।
ओरिजिन पे फील्ड जीरो नहीं है ना, जीरो होता तब तो टच करता या कट करता ओरिजिन को। ओरिजिन पे फील्ड जीरो नहीं है, इसलिए ना तो ये टच करेगा ना तो ये कट करेगा। यहाँ पे फील्ड की कुछ वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो, है ना। फील्ड सिर्फ इन्फिनिटी पे जीरो, करेक्ट, फील्ड सिर्फ इन्फिनिटी पे जीरो। बटरिंग वाला काम मत करो, ठीक है, नोट करो। वाई के साथ एक बार ड्रॉ कर लीजिए, डन। वाई के साथ भी ड्रॉ कर लीजिए एक बार, सेकेंड। माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना। माइनस डिस्टर्ब मत करो यार, ऐसे ही कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाई है, इसकी वजह से फील्ड कैसा, इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन, और इसकी वजह से फील्ड किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो इसका देखो, इसका जो कंपोनेंट, इसको E2 मान लीजिए, इसको E1, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, E1 इक्वल्स टू E2 के क्यू बाय, ये y है ये a है, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर प्लस। तो दोनों का जो कंपोनेंट आएगा, दोनों का जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, 2e1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, E2 sin थीटा और E2 E1 sin थीटा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वजह से फील्ड इस साइड और इसकी वजह से भी इस साइड, जीरो नहीं होगी फील्ड यहाँ पे ऐसी। यहाँ पे वाई पे देखेंगे तो फील्ड इसकी ऐसी और इसकी वजह से फील्ड ऐसी, तो फिर से इसका नेट जो आएगा वो ऐसा हो जाएगा। मतलब नेट फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में, नेट फील्ड इस डायरेक्शन मतलब नेगेटिव होगा फील्ड, वाई पॉजिटिव तो भी नेगेटिव, है ना, और ये नेगेटिव, वाई नेगेटिव तो भी नेगेटिव। फील्ड की वैल्यू अगर फाइंड करनी होती तो कितना होता, 2e1 cos थीटा, तो 2k3 बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a बाय दिस, a बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2k3 a y नहीं है, a कांस्टेंट है, तो y वेरिएबल ऊपर में नहीं है, y कुछ भी वेरिएबल नहीं है ऊपर, सिर्फ डिनोमिनेटर में y वेरिएबल है, रेस टू 3/2, तो वही होगा, y इन्फिनिटी होगा। y अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फील्ड जीरो हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना। y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ई वाई। अच्छा, इस साइड भी नेगेटिव फील्ड है, इस साइड भी नेगेटिव है, इन्फिनिटी इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो ग्राफ ऐसा है। और ओरिजिन पे यहाँ पे तो फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना, यहाँ पे y जीरो हो गया, तो y को जब आप जीरो कर दोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, तो एट ओरिजिन, यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं, ओरिजिन कितना जाएगा, ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k3a, ये हो जाएगा जीरो, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, a क्यूब हो जाएगा, k
2k³ बाय a² हो जाएगा, 2k³ बाय a² हो जाएगा। अब देखो अगर ये जीरो होगा ना, ये जीरो होगा तो ई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नेगेटिव में ही आएगी वैल्यू बट मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, मिनिमम होगा तो इनेट मैक्सिमम होगा, बट मैक्सिमम भी होगा तो किसमें, नेगेटिव में। ये कहीं यहाँ पे आएगा ऐसा, और जैसा इस साइड है वैसा इस साइड में। हो गया ग्राफ। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू ये हो जाएगी 2k³ बाय a²। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, k³/a²। अरे जब y इंफिनिटी होगा तो फील्ड जीरो होगी ना, जब y इंफिनिटी को अप्रोच करेगा फील्ड जीरो को अप्रोच करेगा। अब देखो जैसे जैसे y इंफिनिटी से डिक्रीज होता है, इंफिनिटी से कम होगा y, तो इंफिनिटी से कम होगा मतलब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और जब ये ओरिजिन पे आएगा तो इसकी वैल्यू मिनिमम, y² मिनिमम, y² की मिनिमम वैल्यू क्या, जीरो, स्क्वायर है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो ओरिजिन पे ये जीरो हो जाएगी, तो फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसा इंक्रीज होकर यहाँ तक आएगा, फिर जैसा इस साइड वैसा उस साइड। एक मिनट, पार्थ, पार्थ किधर है यार, हैंड रेज करो, कि है ही नहीं। कॉपी कर लीजिए इसको। कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा आराम से सॉल्व करोगे, टाइम दोगे तो फिर आ जाएगा, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा टाइम देकर रिवाइज करोगे ना, आज में भी कुछ भी नहीं है इसमें। उसको हटाओ यार। कुछ नहीं कर सकते यार, क्या बोल।
नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फोर्सेस या फोर्स, ELF या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे ये कोई चार्ज क्यू है तो इससे फील्ड क्या करे, ओरिजिनेट हो, ऐसा फील्ड जा रहा है मान, तो ये फील्ड क्या है, एक हाइपोथेटिकल फील्ड। ये कैसी फील्ड है, हाइपोथेटिकल फील्ड, रियल फील्ड थोड़ी। ऑब्जर्व किया गया होगा ना, कहीं ना कहीं फील्ड होगा तो कोई चार्ज आएगा तो उसके अंदर फोर्स लगेगा, तो ये कैसी फील्ड, हाइपोथेटिकल फील्ड। अगर आपको यहाँ पे सपोज फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जरूरी है कि फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट ही होगी, वो डिपेंड करेगा कि इसके सराउंडिंग में चार्ज कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा फील्ड लाइंस, कि स्ट्रेट होगा या कर्व होगा, क्या होगा नहीं होगा, आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, साथ में कॉपी कीजिए, दीज लाइंस या दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस, हाइपोथेटिकल लाइंस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, अराउंड अ charged particle, charged particle in such a way that उसी टाइप का, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है, बट ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है, बट ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, क्योंकि क्लोज लूप फॉर्म होगा तो ये कैसे कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो कंजर्वेटिव फील्ड होगी तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, इसलिए क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। देखेंगे अपन, these are hypothetical lines around a charged particle in which in such a way that in such a way that the tangent to the line at any point, to the line at any point gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point, at that point। मतलब अगर मैं मान लूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो ऐसा, यहाँ पे टेंजेंशियल ए बी सी, तो ई ए ई बी ई सी। अब इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, आगे समझ में आएगा कैसे होगा। बट हमेशा कैसी फील्ड होगी, तो टेंजेंशियल, कैसी होगी, टेंजेंशियल। वो आगे समझ में आएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम होगा, ये कंपलसरी नहीं है। तभी होगा जब फील्ड यूनिफॉर्म हो। हर पॉइंट पे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, जब फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। देखेंगे आगे समझ में आएगा फील्ड लाइन कैसी होती है, क्या होता है, आगे सब समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइन originates from positive charge, from positive charge and terminates at negative charge, at
नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originates from positive charge and terminates at negative charge। जैसे सिर्फ अगर प्लस ही है, ये मान लीजिए आइसोलेटेड चार्ज सिर्फ प्लस है, तो प्लस क्यू है, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ओरिजिनेट होगी यहां से क्या होगी, ओरिजिनेट, ऐसी जाएगी, स्ट्रेट रहेगी। अगर सिर्फ एक ही आइसोलेटेड चार्ज है, ओरिजिनेट होगी, और ये फील्ड कहां से कहां तक जाएगी, कहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा, बट यहाँ पे कैसा चार्ज है, ये आइसोलेटेड है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू क्या है, प्लस। फील्ड लाइन ऐसी होगी, यहाँ से ओरिजिनेट, यहाँ से क्या होगी, ओरिजिनेट। ठीक है, डन। अगर नेगेटिव होता है चार्ज, चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, माइनस क्यू, तो यहाँ पे आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे फील्ड टर्मिनेट, मतलब डायरेक्शन ऐसा हो, डायरेक्शन ऐसा हो, डायरेक्शन ऐसा। अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव ही है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, दोनों क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, तो ये पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे तो टर्मिनेट होगा नहीं ना यार, तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएगी, यहां से फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएगी, यहां से भी ओरिजिनेट होगा, तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएगी, यहां से फील्ड लाइंस ऐसी, यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी, इसके बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे फील्ड की वैल्यू 0 जाएगी, यहां से आएगी फील्ड लाइन, यहाँ से ऐसे जाएगी, बट यहाँ पे एक मिड पॉइंट जो होगा इसका, वहां पे फील्ड की वैल्यू 0 होगी, फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, वहां पे कोई फील्ड लाइन नहीं आएगी, रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए फील्ड लाइन ऐसी होगी, ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से। ऐसी होगी फील्ड लाइंस, दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, अगर माइनस होता तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस हो गया, प्लस क्यू, और एक माइनस क्यू, तो फील्ड लाइन कैसी होगी, यहां से ओरिजिनेट होगी, यहाँ पे डोमिनेट, ऐसे, यहाँ से फील्ड लाइंस 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 ऐसे, यहाँ से क्लोज लूप नहीं है ये एक फील्ड लाइंस, ये एक फील्ड लाइन है, ये दूसरी फील्ड लाइन है, अगर क्लोज लूप होता तो डायरेक्शन यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्लोज लूप नहीं है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा,
अच्छा, तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितना फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उतना ही यहाँ पे डोमिनेट हो रही है। ये ऐसा कब होगा? जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो। जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यहाँ पे भी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होगी। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ से जितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी यहाँ पे उतनी फील्ड लाइंस आएगी, अगर कोई दूसरा चार्ज नहीं है, कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो। इसका मतलब क्या है कि आगे मैं लिखाऊंगा इस पॉइंट को कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लस Q1 लिख देता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ प्लस Q2, बट मैंने ये लिख दिया कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो n लिख दिया, n मतलब न्यूट्रल पॉइंट। n क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसी फील्ड जा रही है, ऐसी लाइंस जा रही है, ऐसी ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ फील्ड लाइंस। यहाँ से ऐसी फील्ड लाइंस, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट होगी वो ज्यादा होगी। इसका मैग्नीट्यूड देख ज्यादा है शायद, हाँ ड्रॉ किया है। इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है तो यहाँ से ज्यादा ओरिजिनेट होगी एज कम्पेयर टू इसके, एज कम्पेयर टू। कुछ कुछ आ रहा है समझ में? ड्रॉ कर लीजिए एक बार। कहीं यहाँ पे एक n होगा, n मतलब न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ई नेट जीरो, ई नेट। थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स है, कॉपी कर लेते हैं। और आपको कल 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 नहीं, संडे को, संडे को 2-3 पेज मिलेगा, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक, या एनालॉजी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक, वैसा करके, है ना? तो उसको क्या करना है आज के लेक्चर के बाद, जो वो 2 और 3 पेजेस जो भी जितना भी आएगा, नहीं नहीं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं, कोई लेक्चर एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ सब, आज जितना लेक्चर होगा ना उसके बाद आपको 2 और 3 पेजेस मिलेंगे संडे को, मैं दूंगा संडे को, क्योंकि संडे को मेरा ऑफ है तो मैं उस दिन दूंगा। तो फिर तुमको करना क्या है कि उस पेज को कॉपी कर लेना है, इसके बाद वाले नोट्स पे कॉपी कर लेना। यस, क्यों? क्योंकि वो वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सब ऑलरेडी पढ़ा है ना अपन ने ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो सिर्फ जी की जगह पे मैं के लिख दूंगा और एम की जगह पे क्यू लिख दूंगा, जी की जगह पे के और एम की जगह पे। क्लियर? ड्रॉ कर लिया इसको। हाँ, उसी टाइप का है, बट उसमें क्या होता है, मैग्नेट इस उस टाइप का फील्ड दिख रहा है, बट क्या होता है इनसाइड इनसाइड अ मैग्नेट, इनसाइड अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, बट मैग्नेट के बाहर क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। इसके टुवर्ड्स क्यों है?
इसके टुवर्ड्स क्यों है ये पूछ रहे हो ना? देखो एक बार नोट करके ये पॉइंट लिखाया है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नोट करके ये पॉइंट लिखाया है कि फील्ड फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड चार्ज कोई आएगा तो उस पर फोर्स भी जीरो होगा। फील्ड जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज को अगर आप रख दो तो वहां पे फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा। इसका मतलब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो ये थर्ड चार्ज पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो किसके टुवर्ड्स होता है? टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना? तो ये आपको बताया है। कॉपी कर लिया इसको, डन। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साथ में कॉपी कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। थर्ड पॉइंट, देखो ये जो फील्ड होती है ये होती है कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। फील्ड कैसी होगी? कंजर्वेटिव। जब फील्ड कंजर्वेटिव है तो कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म होगा, इसकी वजह से कभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, a closed loop due to static charges, due to static charges। मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है ना तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है वो कभी भी एक क्लोज लूप में नहीं, है ना? क्लोज लूप में नहीं हो, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, कंजर्वेटिव होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, इसीलिए कभी भी क्लोज लूप में नहीं आएगा। तो लिख लेते हैं बिकॉज field is conservative in nature, field is conservative in nature। अगर होगा ऐसा क्लोज लूप फॉर्म करेगा तो वर्क डन जीरो। फोर्थ पॉइंट, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए ये एक फील्ड लाइन है, दूसरी फील्ड लाइन ये है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ELF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, ये 1 और ये 2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, अरे क्लोज लूप फॉर्म करेगा ना, क्लोज लूप अगर फॉर्म करेगा तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्लोज लूप फॉर्म करता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है ना। ए भाई अगर मान लो फील्ड लाइन ऐसी हो गई, फील्ड लाइन ऐसी हो गई, एक चार्ज को तुम यहां से लाओगे या इस चार्ज ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड है, तो चार्ज कोई होगा तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से वो मूव करेगा, तो मूव करेगा तो कुछ वर्क डन होगा या नहीं होगा? ये बताओ, यहां से यहां पे मूव किया तो वर्क डन होगा या नहीं होगा? वर्क डन होगा। बट अगर ये क्लोज लूप हो जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये क्लोज लूप हो गया तो यहां से जब एक चार्ज पार्टिकल को रख दो इस फील्ड पे, फोर्स लगेगा ऐसा, ऐसे मूव करेगा, ये यहीं पे आ जाएगा, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। कंजर्वेटिव नेचर का है तो वर्क डन जीरो हो गया ना। बट आपको तो दिख रहा है ना कि यहाँ पे वर्क डन तो हो रहा है, वर्क डन जीरो थोड़ी है, वर्क डन मूव करा रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना फिर स्टेटमेंट। इसलिए ये कभी भी स्टैटिक चार्ज की वजह से कभी भी ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, बट अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए। इसलिए अब देखो ये दो फील्ड लाइंस है, एक ये है, ये क्या है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस लाइन पे कुछ ऐसा आएगा टेंजेंट, तो फील्ड नेट फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो फील्ड ऐसा आएगा E1 E2। अब ये बताओ एक ही पॉइंट पे दो नेट फील्ड का डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे वो फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नेट फील्ड का डायरेक्शन होता है, तो इसी पॉइंट पे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे
नेट फील्ड दो डायरेक्शन में है, क्या ऐसा पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी इन टू डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए the electric field lines या electric lines of forces, electric field lines or electric lines of forces never intersect, never intersect, never intersect, because at a single point, electric field या net electric field लिख दीजिए, can't be in two direction simultaneously, can't be in two directions simultaneously. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कंडक्टर से पास नहीं होगी। ये बताओ, ये ऐसा कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज कहां पे आएगा? अब कंडक्टर है, चार्ज मूव कर सकता है, अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो कंडक्टर पे चार्ज कहां पे आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज दिया है तो वो क्या हो जाएगा, उसके बीच रिपल्शन होगा, है ना, तो रिपल करके फाइनली वो कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर है, बट फिर भी चार्ज किस पे आ जाएगा? सरफेस पे, फिर भी चार्ज किस पे आ जाएगा? सरफेस पे। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्फीयर चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में कैसा बन जाएगा? हॉलो की तरह काम करेगा या स्फेरिकल शेल की तरह एक्ट करेगा। हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल की तरह एक्ट करेगा, किसके कॉन्टेक्स्ट में? चार्ज। कहां पे आ जाएगा? आप कहीं पे भी चार्ज दोगे ना इसको, सरफेस पे आ जाएगा, रिपेल करेगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर या चार्ज यहां पे आ गया तो आप उसको उससे रिलेट करो, ग्रेविटेशनल फील्ड से। एक जो शेल होता था जिसका मास सरफेस पे होता था, यहाँ पे चार्ज सरफेस पे है, तो जिसका मास सरफेस पे होता था उसकी वजह से इसके इनसाइड कोई फील्ड होती थी क्या? कोई फील्ड होती थी? यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? ई इन क्या? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट pass through the conductors, है ना। this indicates that electric field within the conductor, inside a conductor, within the conductors is 0, conductors is 0। और जब भी फील्ड यहाँ पे आएगा ना, एक्सटर्नल कोई फील्ड भी होगा ना यहाँ पे इस साइड, जब भी आएगा ना, कंडक्टर के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर हो, कंडक्टर के सरफेस से हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वो क्यों होगा? वो अपन जब पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, एक चीज डिस्कस करेंगे, वहां पे एक टर्म आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वहां पे समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर के सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस से क्यों परपेंडिकुलर होता है, वहां पे क्लियर होगा ये पॉइंट। तो सिर्फ अभी नोट कर लेना, सिर्फ अभी क्या कर लेना है? नोट कर लेना है, ठीक है। 6th पॉइंट नोट कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the conducting surfaces, to the conducting surfaces, मतलब कंडक्टर के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर हो कंडक्टिंग सरफेसेस। एक और पॉइंट है, कॉपी कर लिया इसको, एक पॉइंट और है उसको कॉपी कर लो, यहीं पे लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी आपको जब पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो क्लिक होगा, सिर्फ आपको अभी नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल, एचपी लिख लेना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू एचपी टू एलपी, इसको तुम हायर लिखना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये भी जब मैं पोटेंशियल बताऊंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्टेड है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद आपको 3-4 पेजेस मिलेंगे, आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको उसको जो है आपके नोट्स में कॉपी कर लेना, आपका जो क्लास नोट्स है उसमें आपको कॉपी कर लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस दैट, ये सब, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। नहीं, रिलेट कर सकते हैं, टाइप नहीं है, रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ आप ये बोल सकते हैं रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना, कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, उसी टाइप की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी आता है। 7th पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, electric field lines are directed from higher potential to lower potential। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको कॉपी करके लाइएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अपन पढ़ेंगे। पोटेंशियल तक पूरा सेम ही है, पोटेंशियल तक जैसे ग्रेविटेशन में है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल तक सेम, जहां पे डाइपोल आएगा वहां से चेंज हो जाता है, जहां से डाइपोल आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां से चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल तक सब सेम है। लास्ट पॉइंट एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर एचपी मतलब हायर पोटेंशियल टू एलपी लोअर पोटेंशियल, लोअर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, एक बार रिवाइज कीजिए, समझिए, आपको आएगा, समझ में आपको आएगा।